Assalamu alaikum everyone. Today we are solving the assignment of course code 9417, Understanding Mathematics and Statistics. Its level is BS Honors and its semester is Autumn 2023. नाउ वी आर सॉल्विंग असाइनमेंट 1 और इसमें असाइनमेंट 1 में जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो यूनिट 1 से 5 तक के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। टोटल मार्क्स इसके 100 हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट हैं, ए और बी, दोनों के 10-10 मार्क्स हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट की बात करें तो उसमें हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और उनको हमने ऐड करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हाउ कैन वी ऐड? द सिंपलेस्ट वे इज़ डैट कि आपकी जो पहली एक्सप्रेशन है हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दूसरी एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3, तो x स्क्वायर के नीचे हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी 2x स्क्वायर और कांस्टेंट जो है 1, उसके नीचे हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 3। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो है x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, लास्ट टर्म है x स्क्वायर प्लस x, तो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली टर्म आएगी और x पहले नीचे x वाली टर्म आएगी। तो ऐड में सिंपली हम ऐड करते हैं सेम नंबर्स को। इनके कोफिशिएंट जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है, तो 2, 3 और 4 आ जाएगा 4x स्क्वायर। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 2x में x ऐड करें तो 3x और 3 और 1 4। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा ए पार्ट का। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है कि वीट फ्लोर की प्राइस हमें दी गई है 80 रुपीज़ पर केजी। अगर गवर्नमेंट 15% इंक्रीज़ उस पर डालती है तो फिर नई प्राइस क्या बनती है गंदम के आटे की। ठीक है, तो सबसे पहले जो ओरिजिनल प्राइस हमें गिवन थी वो हमने लिख ली, प्राइस ऑफ वीट फ्लोर दैट इज़ 80 रुपीज़। इंक्रीज़ जो आया है वो 15% है। तो पहले तो हमारे पास वो वैल्यू होनी चाहिए कि कितनी अमाउंट बड़ी है। ठीक है, तो जितनी अमाउंट बड़ी है वो हम पहले फाइंड आउट करते हैं। वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे? इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ वीट फ्लोर वो हम करेंगे 15% को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ओरिजिनल हमारे पास गंदम के आटे की प्राइस है, ठीक है 80 रुपीज़, उसको हम 15% से मल्टीप्लाई करेंगे तो डैट हैव द इंक्रीज अमाउंट। ठीक है, वो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो कि बड़ी है। ठीक है, 80 को हमने 15% से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज का साइन हटाएं तो इसका मतलब होता है 100 से हम डिवाइड करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्या आंसर आता है। ये देखें जी, ये 0 से कैंसिल हो गया, 5 2s are 10 और 5 3s are 15 हो गया और 2 4s are 8 हो गया। तो अब 4 3 बच गए, 4 3s are क्या हो जाता है 12 हो जाता है। तो 12 जो है 12 वो अमाउंट है जो गंदम के आटे की प्राइस में बड़ी है। ठीक है, 12 रुपये बड़ी है। तो न्यू प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वीट फ्लोर की प्राइस थी 80 रुपीज़, उसमें हम इंक्रीज़ इन प्राइस ऐड कर देंगे। इंक्रीज़ कितना आया 12 रुपये, 80 में 12 ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 92। तो टोटल अब जो इंक्रीज़ हो के 12 रुपये बड़ी है तो टोटल अमाउंट अब वीट फ्लोर की है वो है 92 रुपीज़। ठीक है, तो 92 रुपीज़ है न्यू प्राइस आ गई वीट फ्लोर की। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की भी दो पार्ट हैं, दोनों के 10 मार्क्स है। सबसे पहला जो पार्ट ए है उसमें हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है और सर्कमफ्रेंस हमें दिया गया है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमने सबसे पहले तो जो सर्कमफ्रेंस गिवन था उसको लेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या था 36 पाई और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r, डैट इज़ इक्वल टू 36 पाई आ गया। ये 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिए, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 2 1s are 2 और 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2 और ये 1 कैरी हो जाएगा 16, 2 8s are 16। तो ये रेडियस आ गया जी 18 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना था, तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। पाई तो एज इट इज़ चलेगा, रेडियस की जो वैल्यू है वो भी हमने निकाली 18 सेंटीमीटर, उसका स्केयर लेंगे। 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर लें तो 18 या डायरेक्ट कैलकुलेटर से 18 का स्केयर ले लें तो 324 आता है। पाई एज इट इज़ आ गया, सेंटीमीटर का स्केयर सेंटीमीटर स्केयर, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आ गया 324 पाई सेंटीमीटर स्केयर। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकेंड पार्ट जी। अगर हम सेकेंड बी पार्ट की बात करें तो इसमें हमने इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 100। देखिए जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो रूल होता है वो सबसे पहला रूल क्या है कि उसमें जो ये कांस्टेंट नंबर है उसको हम दूसरी साइड पर लेके जाते हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना है। सबसे पहले स्टेप में ये 100 दूसरी साइड पे जाएगा, ये माइनस है इधर प्लस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम ये देखते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है यानी क्वाड्रेटिक टर्म है इसके साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं है। अगर कोई कोफिशिएंट होता तो हम पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देते, लेकिन वो नहीं है तो डैट इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको
ब्रेक करना है। किस तरीके से कि ताकि स्क्वायर बने। देखिए जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, यानी ए इसका स्क्वायर। तो फार्मूला जो होता है ना वो बस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए क्या था, एक्स है, 2ab है तो 2 10 20 होता है। ये b जो है वो 10 आ गया। इसका मतलब है कि हमें 10 के स्क्वायर को दोनों साइडों पे ऐड करना है, जो b वाली टर्म है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है तो हम 10 के स्क्वायर को दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b होल का स्क्वायर आ गया। और ये 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 में अगर हम 100 ऐड करें तो ये आ जाता है 200 x प्लस 10 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो उससे होगा क्या, x प्लस 10 का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया 200। 200 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। सो व्हाट वुड वी डू, हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे कि हमें पता है कि 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, अच्छा जी 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें 200 आता है। 100 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। 100 मल्टीप्लाई 2 200 होता है। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, 10 होता है। 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x रह गया, ये प्लस 10 है, इधर आके माइनस 10 होगा, सॉरी माइनस 10 होगा, और ये प्लस माइनस 100 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। ठीक है, अब दोनों में से अगर आप यहाँ तक रखें तब भी आपका आंसर कंप्लीट है। अगर आप इसमें से 10 कॉमन लेना चाहते हैं तो ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ए और बी पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, और दोनों के 10 मार्क्स हैं। ए पार्ट में हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ए के एक ए जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं। और कोफैक्टर्स निकालने का ये फार्मूला होता है कि आपने उसके लिए उसके निकालने हैं फैक्टर्स किस तरीके से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये सब जो हम फाइंड आउट कर लेंगे वो वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसको निकालने का तरीकाकार क्या होता है, A11 निकालने का क्या तरीकाकार है कि ए मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो ओमिट हो जाएगा, और जो बाकी एंट्रीज़ रह जाएंगी उनका लेंगे हम डिटर्मिनेंट। और साथ हर एक में फार्मूला है कि -1 की पावर जो भी ए के बेस में होगी वो लेनी होती है। -1 की पावर 1 + 1 आ जाएगी। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ओमिट होके, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ओमिट हुआ तो -2 1 4 और -4 आया, इनका लेंगे डिटर्मिनेंट। -1 की पावर आ गई 2, -1 की पावर 2 मतलब +1, ये आ जाएगा सिंपल 1। ठीक है, और इधर डिटर्मिनेंट लेंगे, डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी माइनस नॉन डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, तो माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8, फार्मूला दरमियान में माइनस का आता है, और 4 1 ज़ार 4, 8 में से 4 जाएँ तो क्या आता है 4, और हमारे पास यहाँ से A11 का आंसर आ गया 4। अब हमारे पास जो सेकंड था A12, इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इमिट हुआ है, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इमिट हुआ 3 0 1 -4 आ गया, तो यहाँ पे -1 की पावर आ गई 3। डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ार 12 -12, और माइनस फार्मूले वाला, और 0 1 ज़ार 0 होता है। -1 की पावर 3 है तो -1 आंसर आ जाएगा। ऑड पावर जब भी आती है किसी नंबर की तो आंसर विल बी -1। तो -12 में से 0 जाए -12 रहता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये +12 हमारे पास A12 का आंसर आ गया। ठीक है, इनको मैं यहाँ पे बॉक्सेस करती हूँ ताकि बाद में सब्स्टिट्यूशन में आसानी। A13 है जी, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ओमिट होंगे, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ओमिट हो तो क्या रहता है 3 - 2 0 4, 3 - 2 0 4, और ये एंट्रीज का डिटर्मिनेंट लेंगे। -1 की पावर आ गई 4, 4 3 ज़ार 12, -0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी 0, तो -1 की पावर 4 जो है वो +1 आएगा, इवन पावर है। 12 में से 0 जाए 12, 12 1 ज़ार 12 आ गया, तो A13 की वैल्यू जो है वो भी आ गई 12। अब बात करते हैं नेक्स्ट A21 की। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इमिट होगा, यानी सेकंड रो ये है ना, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इमिट हो तो क्या आता है -1 2 और 4 -4, तो ये हमारे पास आ गया। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, -1 की पावर यहाँ पे आ गई है 3,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +4 आ गया, -4 2 ज़ार 8, 4 में से 8 जाएगा तो -4 आ जाएगा, और -1 की पावर 3 जो है वो -1 आएगा क्योंकि और पावर है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 आ गया, 4 1 ज़ा 4। ठीक है जी, A21 की वैल्यू 4 आ गई। मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट A22। तो A22 का मतलब है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम मेट होगा, तो 2 2 0 -4 आ गया। ठीक है, -1 की पावर 4 आ गया, इवन है तो +1 आ जाएगा आंसर। इधर डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई की तो -8 -0, -8 1 ज़ार -8, तो A23 की वैल्यू जो है वो आ गई -8। अगली है A23 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम। जब सेकंड रो और थर्ड कॉलम में मिट होंगे तो 2 -1 0 4 आ जाएगा। 2 -1 0 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की पावर 5 है और 4 2 ज़ार 8, 8 -0, -1 की पावर 5 थी तो -1 आंसर आया, ऑड पावर है माइनस आएगा, तो 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -8 आपके पास A23 का आंसर आ गया। ठीक है, मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट A31। A31 का क्या मतलब है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जब जाएंगे -1 2 -2 1 आ जाएगा। ठीक है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -1 की पावर 4 आ गया, डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई करें, -1 माइनस फार्मूले वाला और ये -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 4 हो गया, -1 की पावर 4 +1 आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है, 3 1 ज़ार 3 आंसर आ जाएगा A31 का। ये आपके पास आंसर आएंगे जी। A32 है तो उसका मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम मेट हो तो क्या आता है 2 3 2 1, तो 2 3 2 1 आ गया, -1 की पावर 5, डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई करें 2 2 -6, 2 में से 3 6 जाएँ तो -4, और ये -1 की पावर 5 है, ऑड तो -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस और ये 4 आंसर आ गया। ठीक हो गया, A33 आ गया, माइनस इसमें थर्ड रो और थर्ड कॉलम में, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में 2 2 3 -1 -2, 2 3 -1 -2 आ गया। अब -1 की पावर 3 है तो उसका मतलब है -1 की पावर 6, 3 + 3 ना, डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई की, -4 माइनस फार्मूले का और ये 3 1 ज़ार 3 और -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -1 की पावर इवन थी तो +1 आंसर आ जाएगा, 4 + 3 7, 7 1 ज़ार 7, तो ये A33 का आंसर आ गया। नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ इन द गिवन इक्वेशन, दैट इज़ कोफैक्टर्स ऑफ A वाला जो हमारे पास था। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ, कोफैक्टर्स ऑफ A को। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ ताकि पुटिंग में आसानी हो। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने रेफरेंस तो देना है तो इस वजह से पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 कहते हैं ना, इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो कोफैक्टर्स ऑफ A आ जाएगी हमारे पास, एंड दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। कोफैक्टर्स ऑफ A दैट इज़ इक्वल टू A11 पहले था, तो A11 की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी, फिर A12 था, A12 की वैल्यू आई थी 12, A13 की भी 12 आई थी, A21 की आई थी 4, A22 की थी -8, A23 की थी -8, A31 की थी 3, A32 की थी 4 और A33 की थी 7। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गए। नाउ वी आर सॉल्विंग द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें जो सीक्वेंस दिया हुआ उसकी अगली 2 टर्म्स भी निकालनी है और 30th और 100 टर्म भी निकालनी है। इस तरह के सीक्वेंस के केसेस में हम सबसे पहले तो nth टर्म खुद बनाते हैं कि किस तरह का ये सीक्वेंस है और इसकी nth टर्म क्या बनेगी। ठीक है, जनरल जो nth फॉर्म है, अगर जनरल nth फॉर्म हमें समझ आ जाए तो फिर हम बाकी टर्म्स निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सीक्वेंस था उसमें से हमने A और D की वैल्यू निकाली। A क्या होती है, जो पहली टर्म होती है वो क्या थी, 3। डिफरेंस इस सब का देखें ना, 10 में से 3 जाए तो 7 आता है। नेक्स्ट टर्म में से ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालें
तो क्या आता है, वो जो डिफरेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 में से 3 जाएँ 7 आता है, 17 में से 10 जाएँ 7 आता है, 24 में से 17 जाएँ 7 आता है। इट मीन्स कि सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो डी हमने निकाल लिया 7। अब जो nth टर्म जनरलाइज करके हमने निकाली है वो हमने क्या निकाली है कि a + n-1 d करें तो वो हमारी जनरल टर्म बन। तो अब हम इसमें इसको हम जनरलाइज टर्म कंसिडर करें, क्योंकि देखें हर एक के ऊपर स्केयर है, तो मैंने जनरल टर्म के ऊपर भी स्केयर लिया है, ठीक है। तब हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है, सॉरी जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, हमने इसमें क्योंकि हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है, तो अगर आप देखें तो ये 4 टर्म्स दी हुई हैं, तो इसका मतलब है जो 5वीं टर्म है वो हमने निकालनी है और 6ठी निकालनी है। नेक्स्ट 2 टर्म का मतलब ये है। तो इस इक्वेशन में हम n को 5 पुट कर लेते हैं, a और d भी पुट कर लेते हैं, 3 और 7। तो देखें क्या रिजल्ट आता है, वो हमारे पास जो आएगा रिजल्ट वो 5th टर्म आ जाएगी। जहाँ जहाँ n था वहाँ 5 पुट कर दिया, a की जगह पे 3 और d की जगह 7 पुट कर दिया। 5 में से 1 जाए 4, 4 7 आर 28, 28 में 3 ऐड हूँ तो 31। तो 5th टर्म इसका मतलब है 31 हमारे पास आ चुकी है। मूव फॉरवर्ड फॉर द 6th टर्म, क्योंकि नेक्स्ट 2 टर्म्स निकाली थी तो 5वीं और 6ठी दोनों निकाली। नाउ कैलकुलेट 6 टर्म, और n हम 6 पुट करेंगे, a और d को उसी तरीके से 3 और 7 पुट किया। तो ये देखिए 6 में से 1 जाए 5, 5 7 35, 35 में 3 ऐड हुआ तो 38। तो 6 टर्म 38 आ गई। फिर उसने हमें क्वेश्चन में ये कहा था कि 30th और 100th टर्म भी निकालनी है। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम 30th टर्म निकालते हैं। n जहाँ जहाँ होगा वह 30th आ जाएगा, a और d की वैल्यू वही बरकरार रहेगी 3 और 7। 30 में से 1 जाए 29, 29 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 203, 203 में 3 ऐड करें तो 206 आ गया, ठीक है। स्केयर ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि हमारी हर टर्म के ऊपर स्केयर था। नेक्स्ट हमें 100 टर्म निकालनी थी। n को 100 पुट कर लेते हैं, a और जो d है वो 3 और 7 पुट कर देंगे। 100 में से 1 जाए 99, 99 को 7 से मल्टीप्लाई करें 693, 693 में 3 ऐड करें तो 696 का स्केयर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा थर्ड का जो बी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। हमने इसमें नेक्स्ट 2 टर्म 5 और 6 भी निकाली, a 30th निकाल लिया, 206 का स्केयर, और a 100 निकाल लिया, 696 का स्केयर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 पार्ट्स हैं, दोनों के 10 मार्क्स हैं। ए पार्ट की बात करें जिसमें कहता है कि करंट पॉपुलेशन आपको किसी टाउन की दी हुई है 6 लाख और उसमें 6% इंक्रीज़ हो रहा है एनुअली, और पॉपुलेशन 8 साल बाद कितनी होगी वो हमने बनानी है। तो वो हमारे पास फार्मूला है, उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास a = p × 1 + r / 100 पावर n, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो थी वो 6 लाख थी हमारे पास, और रेट जो था वो इंक्रीज़ एनुअली जो रेट हो रहा था वो 6% था। तो हमने 8 साल के एंड पे जो पॉपुलेशन होगी वो बतानी है। n = 8 हमने कर लिया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जी। p की वैल्यू पॉपुलेशन की है 1 लाख, पॉपुलेशन की 6 लाख, और 1 एज इट इज़। आर की रेट जो था वो 6% था, तो परसेंट को जब हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली 100 पे डिवाइड हो जाएगा, और एन की वैल्यू 8 है। 6/100 जो है 0.06 होता है, 0.06 में 1 ऐड करें 1.06 होता है, इसकी पावर लें तो ये आपके पास आती है। अच्छा, अब डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ 2 नंबर्स भी लिख लें तो ये आंसर आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 1.59 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आंसर नहीं आता, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स आती है। तो उसमें मैंने इसीलिए फिर सारे डेसिमल्स लिख दिए हैं कि ये जो आंसर है ना वो इतने डेसिमल्स पे आ रहा है 1.593848 पे, ठीक है। अगर आप 4 तक करते हैं तो कुछ और आंसर आ जाता है, ठीक है, राउंड अबाउट होके 310 तक आ जाता है। लेकिन जो भी आंसर होगा वो कोई मसला नहीं है, ठीक है, डैट विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। 6 लाख को आप सिंपली राउंड ऑफ कर लें, डेसिमल के बाद आप 2 इंच से रखना चाहते हैं 1.59 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा डैट विल बी अप्रॉक्सीमेट आंसर, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली कोई भी आंसर आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ गया जी, क्योंकि डायरेक्ट जब मैंने कैलकुलेटर से किया था तो ये आ रहा था। तो जब मैंने राउंड ऑफ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब कंसिडर किया कि 2 डिजिट रख लूँ तो उससे फिर जो है ना वो सही नहीं आ रहा था। तो डायरेक्टली आप कैलकुलेटर पे जो आंसर आया वो डायरेक्टली उसको 6 लाख से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली करके तो वो लिख लें, और यहाँ पर बेशक 2 इंच से लिख लें, लेकिन अगर आप वो 2 इंच से लेके और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर में चेंजिंग आएगी। तो वो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पर पावर 8 लें, आंसर जो आएगा उस आंसर को 6 लाख से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे सिर्फ डेसिमल के बाद 3 इंच से या 4 लिख दें तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है।
बात करते हैं सेकंड पार्ट की, बी पार्ट की। जो बी पार्ट है इसका, उसमें हमारे पास इनफाइनाइट हमने सम फाइंड आउट करना है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन का, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो पहली टर्म है वो ए है, दैट इज़ 1/4। और जो ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन की आर टर्म होती है वो कैसे आती है कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करके, या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म करके, या फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म करके। तो जब इनको आपस में डिवाइड करें ना, देखें अगर मैं 1/12 को डिवाइड करती हूँ 1/4 पे, ठीक है, तो क्या आंसर आता है? 1/12 है, ये डिवाइड के नीचे 8 डिवाइड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 1/3 आता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आर क्या आ गया? 1/3 आया। ये मैंने जस्ट समझाने के लिए किया है कि आर 1/4 नहीं 1/3 था, तो 1/3 आया है। तो इसी तरीके से अगर आप 1/36 को 1/12 पे डिवाइड करेंगे तब भी यही आएगा 1/3। तो सेम लाइक दैट कि अगली टर्म को जब पिछली टर्म पे डिवाइड करते हैं, वो जो डिवीजन से आंसर आता है अगर सबका सेम आ रहा है तो डैट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। तो ये मैंने तरीकाकार आपको बता दिया, इस तरीके से आता है। अच्छा, अब हमने जो इनफाइनाइट सीरीज़ थी, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन थी, उसका सम फाइंड आउट करना है। तो इनफाइनाइट के लिए जो सम निकालने का फार्मूला है वो ये होता है, एस एन इज इक्वल टू ए बाय 1 - आर। ए इज़ द फर्स्ट टर्म, दैट इज़ 1/4। आर वो था जो सब टर्म्स का डिफरेंस था, सॉरी डिवाइड करके आंसर आ रहा था, तो वो था 1/3। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 - 1 2 होता है, 2/3 आ गया। अब देखें डिवाइड के नीचे अगेन डिवाइड, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डिवाइड में रहेगा, 4 2 ज़ा 8 और ये आ जाएगा 3/8। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर कंप्लीट हो गया। ये साइड पे मैंने आपको बता भी दिया कि आर कैसे निकालते हैं, किन स्टेप्स पे निकालते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 पार्ट्स हैं और भी, और दोनों के 10 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट पार्ट में हमने लिमिट एवोलेट करनी है 1 - cos डिवाइड बाई साइन क्यूब ए की। डायरेक्ट अगर हम लिमिट पुट करें तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर 0/0 फॉर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव लेते हैं, डिनोमिनेटर का अलग लेते हैं, और उस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तब तक डेरिवेटिव लेते रहते हैं जब तक 0/0 फॉर्म ख़त्म ना हो जाए। तो 1 का डेरिवेटिव 0 है, कॉज ए का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। साइन क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3 साइन स्क्वायर ए, और फिर साइन ए का डेरिवेटिव जो है वो कॉज ए आता है। अब फिर जब हम इनसे माइनस माइनस प्लस करके हमने सिंप्लीफाई किया, फिर हमने जब लिमिट पुट की, साइन 0 0 होता है, यहाँ पे भी साइन 0 0 होता है, कॉस 0 तो 1 होता है, लेकिन 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी 0, फिर 0/0 फॉर्म बन गई। अगेन डेरिवेटिव लेंगे, साइन ए का डेरिवेटिव जो है वो कॉज ए आ गया, नीचे था 3 साइन स्क्वायर ए कॉज ए। अब देखिए दोनों ही वेरिएबल हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव का। तो 3 2 6 6 साइन ए, और साइन ए का डेरिवेटिव कॉज ए, और अगला कॉज ए एज इट इज़ आ गया, फिर प्लस 3 साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ आएगा, और कॉज ए का डेरिवेटिव माइनस साइन ए आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 साइन ए कॉस स्क्वायर ए आ गया, और ये माइनस 3 साइन स्क्वायर ए आ गया। आप वैल्यूज पुट करते हैं, कॉस 0 पे 1 होता है, ऊपर 1 आ गया, नीचे साइन 0 पे 0 होता है, कॉस 0 पे तो 1 होगा, लेकिन 0 मल्टीप्लाई 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन 0 0 0 माइनस 0 0, 1/0 क्या है? इन्फिनिटी। तो इस पूरे का आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है जी। तो 5 के ए पार्ट का आंसर हमारे पास आ रहा है इन्फिनिटी। मूव फॉरवर्ड फॉर द बी पार्ट। बी पार्ट में हमें कहता है कि लेंथ जो है ऑफ द साइड्स ऑफ वेरिएबल रेक्टेंगल हैविंग एरिया 49 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी पैरामीटर की जो मिनिमम, अच्छा लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है वेरिएबल रेक्टेंगल की, और कहता है इसका पैरामीटर जो है वो मिनिमम है। हमें मतलब वेरिएबल रेक्टेंगल की साइड्स की लेंथ बतानी है, ठीक है, लेंथ कितनी है, और एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का 49 सेंटीमीटर क्यूब, कहता है पैरामीटर इसका मिनिमम है। देखें अगर पैरामीटर मिनिमम होगा तो रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिर एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 49, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो एल स्क्वायर आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो लेंथ जो है वो रेक्टेंगल की साइड की वो क्या आ गई? 7 आ गई। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया है, उसका ए और बी पार्ट जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से विड्थ निकालना चाहें तो विड्थ भी इसकी 7 ही बनेगी, क्योंकि लेंथ और विड्थ उसके केस में स्क्वायर के केस में दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से अगर आप वेट भी निकालना चाहें तो 7 ही होते हैं, बट मुझे जो इससे समझ आया वो यही था कि हमें लेंथ निकालनी है, तो मैंने जस्ट लेंथ तक ही छोड़ दिया। लेकिन अगर आप वेट निकालना चाहते हैं तो वेट भी 7 ही होगी।